अस्सलाम नाज़रीन सामीन, आप देख रहे हैं CPDI पीस टॉक और मैं हूं आपके होस्ट नौशीन खुरम। नाज़रीन, पिछले कुछ अरसे में हमें पूरी दुनिया में एनर्जी और ट्रेड को लेकर बहुत सारी पेशरफ्त होती हुई नज़र आई और स्पेशली प्रेसिडेंट ट्रंप के दौरे इक़्तिदार शुरू होते ही टैरिफ पॉलिसी का असर हमें पूरी दुनिया में नज़र आया और पाकिस्तान और इंडिया भी उससे कहीं महफूज नहीं थे। अगर इंडिया की बात की जाए तो 50% टैरिफ आयद किए गए, लेकिन अभी फरवरी 2026 में एक जो मुआहदा हुआ है, जो एक ट्रेड डील हुई है, उसमें 50% टैरिफ को कम करके 18% कर दिया गया है। लेकिन उसके साथ ही एक बड़ी शर्त जो आयद की गई है इंडिया पे, वह रूस से तेल की खरीदारी को मुकम्मल बंद करने की है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इंडिया वाज वन ऑफ द कंट्री के जो रूस से बड़े पैमाने पर तेल बरामद कर रहा था। आज की गुफ्तगू हमारी इसी बात के ऊपर फोकस होगी। हम मुख्तार साहब से ये समझने की कोशिश करेंगे कि इससे इंडिया की इकॉनमी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या वाकई ही इंडिया अमेरिका के ज़रिए असर इस डील में आ रहा है या कोई और लॉजिक इसके पीछे है, या वाकई इंडिया समझता है कि जो उसकी एक्सपोर्ट अमेरिका में हो रही हैं वो उससे बेहतर है, उसका प्रॉफिट उससे कहीं ज़्यादा है जितना कि वो ऑयल ख़रीद के कर रहा था। तो इसके साथ ही हम अपनी गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं मुख्तार साहब से। अस्सलाम वालेकुम मुख्तार साहब, कैसे हैं सर? बिल्कुल ठीक जी। मुख्तार साहब, अभी हमने पिछले दिनों बात तो की थी ये जो ट्रेड डील हुई फरवरी में इंडिया और अमेरिका के दरमियान, लेकिन पहले तो सारे नाजरीन को बताइए कि इस वक्त क्या रीसेंट अपडेट उसके ऊपर क्या है? देखिए, ये आपको पता है शुरू में 25% टैरिफ लगाया गया था इंडिया पे ट्रंप की तरफ से, फिर उसको बढ़ा के 50% कर दिया गया और उसमें 25% तो सिर्फ इस वजह से था जिसको प्यूनिटिव टैरिफ कह लें कि आप रशिया से तेल मंगवा रहे हैं और उसमें आप मुनाफा कमा रहे हैं और रशिया को भी फ़ायदा हो रहा है, तो रशिया तो यूक्रेन में जंग लड़ रहा है, तो आप एक तरह से यूक्रेन वाली जंग को फैसिलिटेट कर रहे हैं, फंड कर रहे हैं। तो इस वजह से वो 25% का टैरिफ प्रेसिडेंट ट्रंप ने लगा दिया था। लेकिन अभी जब डील हुई तो उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा कि मोदी और इंडिया एग्री कर गए हैं कि अब वो रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे या कम कर देंगे, बल्कि उन्होंने तो कहा था कि ज़ीरो कर देंगे। अच्छा, तो और इस वजह से अब हम 25% हटा रहे हैं। लेकिन जब मोदी साहब ने उसका जवाबी ट्वीट किया तो उन्होंने रशियन ऑयल की कोई बात ही नहीं की, बल्कि उसके अलावा भी जितने भी बयानात आते रहे हैं इंडिया की तरफ से, उसमें ऑफिशियली इस बात को एक्नॉलेज ख़ास नहीं किया गया है। अच्छा, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से या अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से या उनके बाकी जो अहदेदार हैं उनकी तरफ से जब भी बात हुई है, उन्होंने इस बात पे इसरार किया, उन्होंने कहा जी इंडिया इस बात पे एग्री कर गया है। अच्छा, इंडिया में जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स इस तरह सी है कि अगर इंडियन हुकूमत इस बात को मान लेती तो बहुत तनकीद होती, और बल्कि तनकीद हुई भी है। इन्होंने अगरचे नहीं माना और जवाबी ट्वीट में मोदी साहब ने उसका जिक्र भी नहीं किया, लेकिन बात तो बाहर निकल गई। और अगर अमेरिकन अहदेदार इसकी बात कर रहे थे कि आप ये कम करेंगे तो फिर इंडिया को उसकी तरदीद करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने तरदीद नहीं की है, मतलब उन्होंने उसको रिफ्यूट नहीं किया है, बल्कि एक तरह से खामोशी इख्तियार की है। अच्छा, तो अभी अगर कोई हुकूमती तरफ से अभाम था तो फिर हमें ये देखना था कि प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, क्या वाकई इंडिया की जो इंपोर्ट्स हैं रशिया से ऑयल की वो कम हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। लेकिन अब तो तस्दीक हो गई है कि वो कम हो रही हैं। इसका मतलब ये है जो प्रेसिडेंट ट्रंप ये कह रहे थे कि इंडिया इस बात पे मान गया है, तो एक्चुअली एक तरह से मान गया है। अच्छा, और ये मानना कोई छोटी बात नहीं है। ये देखिए ना, रशिया से इतना पुराना ताल्लुक, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप इंडिया का, और वो उस एक तरह से रिलेशनशिप को डिच कर रहा है अमेरिकन प्रेशर में, अपनी मर्जी से नहीं, अमेरिकन प्रेशर में, चूंकि अदरवाइज वैसे कर लेता, लेकिन अमेरिकन प्रेशर में अब उसको डिच कर दिया और अब उसकी तस्दीक हो गई एक तरह से इंडियन। तो वो जो इंडिया का अपना एक बयानिया है कि नहीं जी हम तो अपनी सॉवरेनिटी के ऊपर किसी की बात नहीं करेंगे, ऑटोनॉमी की बात करते हैं, लेकिन वो कंप्रोमाइज हुई है। पहली बात तो ये कि अब ये साबित हो गया कि इन्होंने तेल लेना कम कर दिया काफ़ी, और शायद मजीद कम कर देंगे। और ये किस मुल्क से बंद किया है? जिसके साथ एक बहुत पुराना स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, जहाँ जिसके वेपन सिस्टम्स खरीदे गए, सोवियत यूनियन ने इंडिया को कई दफ़ा सिक्योरिटी काउंसिल में हेल्प की, कश्मीर के मसले पे हेल्प की, और हर तरह से इनके साथ उनका बहुत सारे जो वेपन सिस्टम्स इनके इंडिया में बन रहे हैं, इंक्लूडिंग ब्राह्मोस, जिस पे वो बड़ी प्राइड लेते हैं। और इसके अलावा जो उनके मिग 21 बनते रहे, बाकी जो और भी सू वगैरह भी जो इंडिया के अंदर बने हैं, तो वो रशिया ने इनको ये सहूलत दी थी कि हम मिलकर बना लेते हैं, तो जो लोकल प्रोडक्शन वगैरह है। लेकिन अब इन्होंने कहा कि हम तेल नहीं खरीदते। क्यों नहीं खरीदते? चूंकि अमेरिका का प्रेशर है। अच्छा, दूसरी बात, चलो ये तो एक बात हो गई कि अब पुराने रिलेशनशिप को डिच किया जा रहा है। दूसरी क्या बात हुई कि भाई इंडिया की एक अपनी डिक्लेयर्ड पॉलिसी है मल्टी अलाइनमेंट की।
तो अब एक तरह से मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसी बुरी तरह से कॉम्प्रोमाइज, मतलब एक तरह से खत्म ही हो गई, आप समझ लें। हाँ जाहिर है, आप इंडिया के वो अमेरिका के प्रेशर में अगर कोई डील इस तरह की करते हैं। मल्टी अलाइनमेंट यही है ना कि आप मुख्तलिफ मुल्कों के साथ ताल्लुक रखेंगे और वो ताल्लुक डिक्टेट होगा आपके अपने नेशनल फॉरेन पॉलिसी। अच्छा, तो अब अगर एक आपने ऐसा ताल्लुक जो बहुत पुराना ताल्लुक है, जो आपका स्ट्रेटेजिक ताल्लुक है, उसको अगर आप छोड़ रहे हैं तो फिर आपकी मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसी तो कॉम्प्रोमाइज हो गई ना, और बुरी तरह से कॉम्प्रोमाइज होगी। तीसरी बात, सिर्फ इतनी सी बात नहीं है कि एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है और आपकी मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, बल्कि ये वो ताल्लुक था, ये वो ट्रेड थी जिसमें आपका फ़ायदा भी हो रहा था। लेकिन ना, रशिया से जो तेल इंडिया ख़रीद रहा था वो सस्ते दामों ख़रीद रहा था, मतलब मार्केट से जो आपको तेल दस्तयाब होता है अदरवाइज वो उससे 5, 6, 10 मतलब प्राइसेस में आगे पीछे होता रहता है, लेकिन मतलब बहरहाल आपको एडवांटेज था। तो अब आप वो नहीं खरीदेंगे। तो हर हवाले से इंडिया को उस प्रेशर में आना पड़ा है जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक्सर्ट किया है, और इससे अब ये पता चलता है कि मतलब कितनी परेशानी थी इंडिया के अंदर कि हम प्रेसिडेंट ट्रंप को कैसे मैनेज करें। अच्छा, उसकी एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी समझ भी आती है, क्योंकि बहरहाल अमेरिका एक बहुत बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट है इंडियन प्रोडक्ट्स की। लेकिन मुख्तार साहब, अगर कंपैरिजन ये इसको देखें कि ज़ाहिर है एक बेनिफिट ले रहा था जब ये रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं, तो एक बेनिफिट हो रहा था प्राइस के तनाजुर में, तो क्या इंडिया की ट्रेड जो अमेरिका के साथ है वो इतनी एक्सपोर्ट हाई है कि वो कंपनसेट हो जाएगा यहाँ पे कोई? नहीं, वो तो बहुत ज़्यादा है। देखिए, असल में तो एक अल्टीमेटली एक तरह से प्रैग्मेटिक फैसला ही, मतलब इंडिया का बेस्ट सोल्यूशन क्या था कि बेस्ट ऑप्शन उनका ये था कि रशिया से भी उनका ताल्लुक ख़राब ना हो और अमेरिका से भी तिजारत भी होती रहे और वो क्वाड में भी रहें और अमेरिका के साथ एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप भी हो। तो ये इंडिया का बेस्ट ऑप्शन था, मतलब तमाम बड़े मुल्कों से उनका अच्छा ताल्लुक हो, फ्रांस से भी हो, EU से भी हो, रशिया से भी हो, जापान से भी हो, ऑस्ट्रेलिया से भी हो, अमेरिका से भी हो। लेकिन अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या अचीव किया, उन्होंने कहा ये हमारे साथ अगर आपने ट्रेड करनी है फिर रशिया के साथ इसको आपको कम करना पड़ेगा, कम से कम या ख़त्म करना पड़ेगा। तो मतलब यहाँ पे आके वो जो इंडिया का बेस्ट ऑप्शन था ना, वो उनको नहीं मिला। लेकिन अभी भी एक तरह से इंडिया ने प्रेग्मेटिक डिसीजन किया है। लेकिन अगर आप दो रिलेशनशिप में से आपको एक चूज़ करना है तो फिर आप उसको चूज़ करेंगे जिधर से आपको फ़ायदा ज़्यादा है। तो उनको फ़ायदा इकोनॉमिक टर्म्स में, बिजनेस टर्म्स में अमेरिका से ज़्यादा है, चूँकि अमेरिका एक बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट है। लेकिन जहाँ पे इंडिया को बड़ा नुकसान हो रहा होगा और जहाँ पे परेशानी भी है कि वो अमेरिका के साथ अपने स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप को डिपेंडेबल नहीं समझते। उनको लगता है कि रशिया के साथ तो एक ताल्लुक ट्राइड एंड टेस्टेड है, रशिया ने हर मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया है। देखो ना, 71 की पाकिस्तान के साथ जंग हो या उससे पहले उनके हों, उससे पहले से वो MiG-21 ख़रीद रहे थे और बाद में भी, तो वो एक डिपेंडेबल इनका रिलेशनशिप है। फिर उन्होंने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में, लोकल मैन्युफैक्चरिंग में इनकी काफ़ी हेल्प की है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे हेल्प की है। उसके मुकाबले में अमेरिका के साथ तो ताल्लुकात में बहुत उतार चढ़ाव आता रहा है। कोल्ड वार में तो ख़ास ताल्लुक था भी नहीं, तो और उसके बाद भी जो है उसमें अभी ख़ास तौर पे आके ट्रंप के आने के साथ उसमें कितनी बड़ी इंस्टेबिलिटी आ गई। तो अब इंडिया में जो परेशानी है वो बेसिकली इकोनॉमिकली, तो एक तरह से उनको अगर दो में से चूज़ करना था उन्होंने अमेरिका को चूज़ कर लिया, लेकिन स्ट्रेटेजिकली क्या उसी तरह से अमेरिका को ट्रस्ट कर सकते हैं? ट्रस्ट करते होते तो F-35 खरीद लेते हैं। कुछ वेपन सिस्टम इन्होंने वैसे खरीदे भी हैं, इन्होंने वो जो क्या है PI-8 या कुछ जो और इस तरह के हेलीकॉप्टर्स वगैरह वो खरीदे में चिनोक वगैरह। और वो लेकिन अभी जो इनकी ट्रेड डील हुई इसमें शायद जाके नहीं, ये 500 बिलियन वाली जो इन्होंने इन्वेस्ट देखना यही है कि ये वक्ती तौर पे उन्होंने एक देखा ना, एक टिकटिक मूव करते हैं। एक होता है ना कि भाई ट्रंप के साथ ताल्लुक को मैनेज करने में ये वक्ती तौर पे एक मसला आ रहा है तो चलो थोड़ा सा पीछे हट जाए, या फिर लॉन्ग टर्म की स्ट्रेटजी रहती है और ये फिर रिवाइव हो जाए, तो ये भी हो सकता है। लेकिन क्या ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी, क्या लॉन्ग टर्म हो जाएगा? तो ये सोचने वाली बात है। तो अब ट्रंप ने तो इनको मॉनिटरिंग पे रखा हुआ है ना, उन्होंने हम मॉनिटर करेंगे। उन्होंने वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ये क्या था, या उन्होंने कोई वो एक रेगुलेशन इशू किया था, तो उन्होंने ये कहा था कि हम मॉनिटर करेंगे और अगर आप उधर से उसकी वायलेशन होगी तो फिर ये 25% टैरिफ दोबारा लग जाएगा। तो एक तरह से तलवार इंडिया के सर पे लटक रही थी और उन्होंने उसको रिस्पॉन्ड किया। और ये जो फरवरी 18 की खबर है,
हिंदुस्तान टाइम्स की, जो इंडिया का अखबार है, तो वो ये कह रहे हैं कि इंडियाज मर्चेंडाइज imports from Russia dropped 40% in January, मतलब जनवरी 26 एक मंथ के अंदर ही जो है। और क्रूड ऑयल वर्स्ट हिट, क्योंकि ये तो वैसे मर्चेंडाइज इंपोर्ट की बात कर रहे हैं ना कि वो उसमें 40% कमी हुई है, लेकिन इंडिया जो मर्चेंडाइज मंगवाता है रशिया से उसमें 80% तो है ही क्रूड ऑयल, तो मतलब सिग्निफिकेंट उसमें कमी आ गई। तो एक तरह से आपने ड्रॉप कर दी फॉर द टाइम बीइंग, यू डिड दैट। इसमें एक और भी वो मेरे ख्याल में इसी अखबार में है, वो ये कह रहे हैं कि जनवरी 2025 में 4.8 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट्स थी रशिया से इंडिया की, और वो अब जनवरी 2026 में कम होकर 2.86 रह गई हैं। हाफ इट्स वॉल्यूम, हाफ से थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन तकरीबन उसी तरफ जा रही है। तो मतलब इसमें इम्कान ये है कि मज़ीद कमी आ जाएगी, फरवरी के जो शायद मज़ीद कमी आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ट्रंप की पॉलिसीज़ का आ चुका है ऑन इंडिया रशिया रिलेशंस, ख़ासतौर पर ट्रेड रिलेशंस पे। तो इंडिया उससे सफ़र कर रहा है, ख़ासतौर पे इनके वो जो रिफाइनरीज वगैरह हैं जो उधर से सस्ते दामों तेल मंगवा कर उसको रिफाइन करके मार्केट प्राइसेस पे, तो रशिया से जो ऑयल मिलता था वो लेस देन मार्केट प्राइसेस पे था, और आप उसको बेचते थे तो आपका अच्छा वाला मार्जिन था ना। तो अब एक तरह से वो मार्जिन कम हो जाएंगे। और सिर्फ इतना नहीं हुआ, बल्कि वो ट्रम्प ने तो ये भी कहा था ना कि अब आप हमसे खरीदेंगे या वेनेजुएला से खरीदेंगे। तो अब पार्टली शायद उधर से, मतलब उनकी कैपेसिटी शायद वेनेजुएलन ऑयल अभी मार्केट में कितना अवेलेबल है उसके इश्यूज हैं, लेकिन कुछ ऑर्डर्स डेफिनेटली कॉस्ट उसकी इंक्रीज करेगी। ज़ाहिर है वो तो फिर अमेरिका इनको कंसेशनल थोड़ी देगा, मतलब इंडिया तो कहेगा कि फिर आप हमें उसी रेट पे दे दें जो हम रशिया से ले रहे थे। लेकिन वो अमेरिका बिजनेसमैन है, और ट्रम्प भी बिजनेसमैन है, कारोबारी आदमी, घाटे का सौदा। वो मोदी के बारे में कहते हैं ये गुजरात से घाटे का सौदा नहीं करता, तो ट्रम्प भी कारोबारी आदमी है, वो भी घाटे का सौदा वो अपना प्रॉफिट रख के सौदा करता है। लेकिन मुख्तार साहब, जाहिर है ये अब इंडिया तो हम कह सकते हैं कि एक एग्जांपल सेट हो गई कि अच्छा ताल्लुकात अच्छे थे अमेरिका के साथ, एंड फिर उसमें उतार चढ़ाव आया, और फिर अभी वो डिपेंडेबल नहीं है इंडिया उसके ऊपर। लेकिन अभी पाकिस्तान या बांग्लादेश है, इनके लिए इसमें क्या लेसन है कि इस वक्त हमारे भी अच्छे ताल्लुकात हैं और काफ़ी हम सेलिब्रेट भी करते हैं, लेकिन इन फ्यूचर हाउ वी कैन लीड आवर फॉरेन पॉलिसीज। देखिए जितने भी मुल्क हैं ना साउथ एशिया के, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया और बाकी भी साउथ ईस्ट एशिया के मुल्क हैं, वियतनाम वगैरह, उन सब की बहुत बड़ी डिपेंडेंस है एक्सपोर्ट्स के लिए अमेरिकन मार्केट पे। अमेरिका का जो लेवरेज है ना वो ये है कि हम देखिए ना, वो 340-50 मिलियन लोगों का मुल्क है, डेवलप्ड मुल्क है, बहुत परचेजिंग पावर है। वहाँ पे जब आप लोगों को चीज़ें भेजते हैं तो उसकी बड़ी मार्केट है, फिर करोड़ों लोग अमेरिका को विजिट करते हैं। देखिए इधर पाकिस्तान से भी लोग जाते हैं, इंडिया से भी जाते हैं, उधर से शॉपिंग करके आते हैं। मतलब भले वो चीज़ बांग्लादेश की बनी हुई होगी, हम पाकिस्तान की बनी हुई चीज़ जाके इंग्लैंड अमेरिका से खरीद के वापस लाते हैं। ये वो ताल्लुक है, वो जो टेक्सटाइल का यही वाला होता है, मतलब मतलब ये पाकिस्तान से जो लोग जाके उधर से शर्टें और जीन्स और खरीद के लेके आते हैं, तो आप पूछें तो कईयों पे तो टैग लगा होता है मेड इन पाकिस्तान, या मेड इन इंडिया, या मेड इन बांग्लादेश, तो इधर से या वियतनाम की होगी, तो इधर से बन के जाती है, फिर हमारी एलीट जाती है उधर से खरीद के लेकर आती है, और उधर के लोकल परचेजिंग पावर भी बहुत है। तो मतलब ये है वो अनइवन रिलेशनशिप जो हमारे जैसे मुल्कों का अमेरिका के साथ है या बाकी डेवलप्ड कंट्रीज के साथ है। तो डिपेंडेंस तो हम सबकी है, और जब भी इस डिपेंडेंस को अमेरिका लेवरेज के तौर पे इस्तेमाल करना चाहेगा तो वो कर सकता है। तो ना पाकिस्तान की एक बड़ी मार्केट, मतलब टॉप की जो दो बड़ी मार्केट्स हैं उसमें एक EU है, एक USA है। तो अगर अमेरिका कल उसको वेपनाइज करना चाहे तो हमें वो अच्छा भला वो कह सकते हैं कि हमारी एक्सपोर्ट मार्केट आपके लिए, हमारी मार्केट आपके लिए बंद है, तो उससे हम बुरी तरह मुतासर हो सकते हैं। इधर हज़ारों लाखों लोग बेरोज़गार हो जाएंगे, हमारी एक्सपोर्ट्स में कमी हो जाएगी। हमारी तो उस तरह से डाइवर्सिफाइड एक्सपोर्ट्स हैं ही नहीं। डाइवर्सिफाइड तो तभी हो ना जब हमारी किसी भी एक मुल्क पे इन्हिसार हमारा 8-10% से ज़्यादा ना हो, और आपके पास और मार्केट्स ओपन, और हमारे पास बाकी मार्केट्स ओपन हो। तो हमारे पास और कौन सी मार्केट, मतलब लेट्स से पाकिस्तान के हवाले से देखें तो इंडिया एक बड़ी मार्केट हो सकती है ना, इतनी बड़ी मार्केट है जिसको EU भी चाहता है हमारे लिए खुल जाए, अमेरिका भी चाहता है हमारे लिए खुल जाए, लेकिन इंडिया की मार्केट हमारे लिए तो ओपन नहीं है ना। अच्छा पाकिस्तान भी मतलब उस हिसाब से हम भी कोई इतने छोटे तो नहीं है, इतने छोटे तो नहीं, मतलब हम अभी 25 करोड़ लोगों का मुल्क है ना, लोगों की नीड्स होती है ना, कंज्यूमर गुड्स खरीदनी है तो लोगों ने खरीदनी है ना, तो 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, तो इसलिए 25 करोड़ लोगों की मार्केट इंडिया के लिए बंद है।
और कई और मुल्कों के लिए। तो मतलब अभी तो बांग्लादेश की बात है, 17-18 करोड़ तो वो भी। एग्जैक्टली तो मतलब इस तरह से बांग्लादेश की पूरी तरह से बंद नहीं है, लेकिन उसमें पार्शियली इरिटेंट्स हैं ना उसके अंदर। इरिटेंट्स आ गए हैं। अच्छा, तो मतलब इस तरह से हमारे लिए भी सबक यही है कि अगर हमें फ्यूचर में अपने आप को महफूज रखना है तो हमारे लिए अपने ट्रेड रिलेशनशिप्स को डाइवर्सिफाई करना ज़रूरी है। एक तो अपनी प्रोडक्ट लाइंस को डाइवर्सिफाई करना ज़रूरी है, वैल्यू ऐड करने की ज़रूरत है, अपनी मार्केट्स को भी डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है, और बहुत ही अच्छा हो जिसकी हम बार बार बात करते हैं, रीजनल इंटीग्रेशन हो। दिस इज़ विन विन फॉर एवरीवन। देखिए ना, ये इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल वगैरह, अगर हम यहाँ पे अब रीजनल कनेक्टिविटी हो, ये मुल्क आपस में ट्रेड कर रहे हैं, या हमारे अगर रिलेशनशिप लेट से सेंट्रल एशिया के साथ, अब देखिए ना हमारी अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात में ख़राबी आई है, तो ये नहीं है कि उसका नुकसान सिर्फ अफगानिस्तान को हुआ है, अफगानिस्तान को शायद ज़्यादा हुआ है लेकिन पाकिस्तान को भी नुकसान हुआ है। अब देखिए ना हमारी वो आलू की फसल, हमारा काफ़ी सारा फल जो उधर जाता था, या इसके अलावा हमारी और काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स जो अफ़गानिस्तान जाती थी वो नहीं जा सकी हैं, और जब वो नहीं जा सकी हैं तो हमारे लोगों का नुकसान हुआ है, और हमारे फार्मर्स का नुकसान हुआ है। आलू की प्राइसेस जो हैं वो बहुत नीचे गिर रही हैं, और कई क्रॉप्स का नुकसान हुआ है, इसी तरह सिट्रस वगैरह का उसका हुआ है, और हमारे कंज्यूमर्स का भी नुकसान हुआ है। अब इधर अनार लेने जाएँ तो उसकी कीमत बहुत एक्सपेंसिव हो गया, हमारे कंज्यूमर को भी नुकसान हुआ है। तो ट्रेड रिलेशनशिप्स जो है ना वो कई हवालों से फ़ायदा देते हैं। एक तो अगर आपका ट्रेड रिलेशनशिप अच्छा है तो विन विन है फॉर कंज्यूमर्स, फॉर प्रोड्यूसर्स, और दूसरा उसमें ये होता है कि जब इंटरडिपेंडेंस होती है ना, तो उससे ये जो वार मॉन्गरिंग वाली लॉबीज़ होती हैं ना, वो जो हर वक्त वो भी थोड़ी कमज़ोर पड़ती हैं, क्योंकि जिनकी तिजारत हो रही होती है फिर वो कहते हैं यार ये हमारी स्टेबल मार्केट है तो हम क्यों इसको मतलब क्यों हमारी एक्सपोर्ट पे या इंपोर्ट पे पाबंदी लगा रहे हैं, तो उससे भी उसके होता है। तो हमें यही सीखना चाहिए। लेकिन इसमें जो एक बड़ी चीज़ है ना ट्रेड रिलेशनशिप्स के, तो हम ज़ाहिर हर वक्त यही कहते हैं कि ये होने चाहिए और इंटरडिपेंडेंस बढ़नी चाहिए, लेकिन इसकी जियोपॉलिटिकल असरात भी हैं। लेकिन अगर इंडिया का ताल्लुक रशिया से कमज़ोर पड़ता है और ये ट्रेंड वक्ती नहीं है, अगर तो ये वक्ती हुआ तो फिर और इंडिया की ख्वाहिश होगी कि ये वक्ती हो, थोड़ा सा 1 साल 1.5 साल गुजार दें, हो सकता है यूक्रेन की जंग बंद हो जाए तो फिर अमेरिका का ये प्रेशर ना रहे, खुद अमेरिका रिस्ट्रिक्शन लिफ्ट कर ले तो उनका ये मसला हल हो जाएगा। लेकिन और या ट्रंप चला जाता है, या कोई पुशबैक अमेरिका के अंदर से मिलती है, कोई अदालत का फैसला आ जाता है, कोई कांग्रेस पुशबैक करती है। कांग्रेस ने कुछ पुशबैक की भी है, जैसे कनाडा पे जो लगी हुई थी ना टैरिफ्स वगैरह, तो उसमें कुछ कांग्रेस ने पुशबैक किया है, लेकिन क्या वो इंडिया के हवाले से करेंगे, मुश्किल है। तो लेकिन इंडिया टाइम गेन करना चाहेगा। लेकिन अगर ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड हुआ तो फिर रशिया भी ये कहेगा कि भाई फिर हम भी अपने ताल्लुकात को डाइवर्सिफाई करें। तो पाकिस्तान के साथ ऑलरेडी एक उनके ताल्लुकात में बेहतरी आई हुई है, और पुतिन और शहबाज शरीफ साहब की, और पहले आपको पता है इमरान खान साहब ने भी विज़िट किया था मॉस्को को। तो फिर रशिया भी इसी तरह से देख रहा होगा कि फिर हम भी किसी एक ताल्लुक पे इतना रिलाई क्यों करें। तो इस वजह से कुछ ऑप्शंस पाकिस्तान के लिए, बांग्लादेश के लिए, बाकी मुल्कों के लिए भी खुल जाएंगे। और इन एनी केस देखिए ना, इंडिया के अमेरिका के साथ ताल्लुक में मुश्किल आई है, तो अब इंडिया उस रिलेशनशिप को डिपेंडेबल नहीं समझता, और ये ट्रस्ट आने में दोबारा टाइम लगेगा कि अमेरिका के साथ ताल्लुक डिपेंडेबल है। इसी तरह से अगर रशिया की परसेप्शन ये बनी कि हमारा इंडिया के साथ भी ताल्लुक डिपेंडेबल नहीं है, क्योंकि इंडिया प्रेशर में आके किसी भी वक्त दूसरी तरफ कर लेता है, मुंह दूसरी तरफ कर लेता है, और हम हमारी तरफ पीट कर लेता है, तो फिर रशिया भी ये कहेगा कि हमारा ताल्लुक इंडिया के साथ भी डिपेंडेबल नहीं है, तो फिर वो भी उसी तरह से अपने प्लान करेगा। तो ये मतलब चीज़ें होती हैं। तो मतलब ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, इसका कई इम्प्लिकेशंस हैं। इसकी इम्प्लिकेशन साउथ एशिया के लिए भी हैं। इसका एक वो एक तरह से आप कह लें कि जो हमारा डिपेंडेंसी का रिलेशनशिप है इंडिया का भी हो। लेकिन इंडिया में एक बड़ी वो मोदी साहब ने ये बनाया हुआ था कि जी हम तो विश्व गुरु हैं, और हम तो बड़ा मुल्क हैं, और एक मेजर पावर हैं, और हमारी तो मल्टी अलाइनमेंट है, और हम किसी एक पे डिपेंडेंट नहीं है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है। लेकिन वो सारे नैरेटिव धड़म से नीचे गिर गए हैं। और मीडिया में बड़ी इस पर काफ़ी बात हुई है। आल्दो आप मोदी मीडिया की बात करते हैं, लेकिन इसमें बात हुई है कि हम तो विश्व गुरु समझते थे, तो एक कॉल पे हम धड़म से गिर गए। तो देखिए इस तरह की वो नैरेटिव है इंडिया में। देखिए ना, वो एक उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग लेगेसी है नॉन अलाइनमेंट की, कि हम तो किसी मुल्क के साथ अलाइन नहीं होते। अच्छा, अगरचे उसमें भी वो उन्होंने स्मार्टली प्ले किया और नॉन अलाइनमेंट के लीडर भी रहे, लेकिन रशिया के साथ, सोवियत यूनियन के साथ बड़ा अच्छा ताल्लुकात बना भी लिए थे। लेकिन पब्लिक कॉन्शियसनेस में यही है कि भाई
हम तो नॉन अलाइंड मूवमेंट है, हम तो किसी एक पे डिपेंड नहीं करते, हम तो एक बड़ा मुल्क, और बड़ा मुल्क है भी, वो दुनिया की आबादी का सबसे बड़ा मुल्क है, फिर एक सिविलाइजेशन है, मतलब इंडिया की एक पुरानी सिविलाइजेशन है ना। आजकल अमेरिकी भी सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं, वेस्टर्न क्रिश्चियन सिविलाइजेशन की, तो ये एक बड़ी सिविलाइजेशन है। अच्छा, अब उसको आके कोई डिक्टेट करना शुरू कर दे। अच्छा, तो लेकिन मैं ये कह रहा था कि ये कितना वो कमज़ोर नैरेटिव था, मतलब जब टेस्ट आया तो वो सस्टेन नहीं कर सका। अच्छा, उससे ये बात वाज़ेह आ जाती है, जो बात हमने पहले भी की है, कि किस तरह से एक सेंटर पेरिफेरी रिलेशनशिप्स हैं दुनिया में, डिपेंडेंस के रिलेशनशिप्स हैं। ये इंटरडिपेंडेंस से ज़्यादा डिपेंडेंसी का रिलेशनशिप था इंडिया और अमेरिका का, जिसको जब वेपनाइज अमेरिका ने किया तो इंडिया उसको सस्टेन नहीं कर सका। और इससे बात बड़ी वाज़ेह हो गई है कि वो ये रिलेशनशिप बरकरार रहेगा, अनलेस ऑब्वियसली इसमें तब्दीली आ सकती है अगर इंडिया में ग्रोथ रहती है मुआशी तौर पे। कल इंडिया 14, 15, 20 बिलियन डॉलर की इकॉनमी बन जाता है तो फिर वो रिलेशनशिप की उसमें एक ज़रा बेहतर आ जाती है। अच्छा, इवन आप चाहे देखिए चाइना तकरीबन 20 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी है, अमेरिका 30 बिलियन डॉलर प्लस की इकॉनमी है, ट्रिलियन डॉलर प्लस की इकॉनमी है। चाइना की बहुत डिपेंडेंस थी अमेरिकन मार्केट पे एक्सपोर्ट्स के लिए। अच्छा, अभी भी उनकी है कोई 10% के करीब, अभी 9-10% के करीब अभी भी वो उनकी प्रोडक्ट्स उधर जाती हैं, लेकिन 9-10% फिर देखिए ना रिलेटिवली मैनेजेबल है। और लेकिन चाइना ने बहुत स्मार्टली डाइवर्सिफाई किया है हर मुल्क में। वो जब ट्रंप ने टैरिफ्स लगाए हैं तो उसके बाद चाइनीज़ एक्सपोर्ट्स अमेरिकन मार्केट में कम हुई हैं, लेकिन चाइना की ओवरऑल एक्सपोर्ट्स कम नहीं हुई, बढ़ी हैं बल्कि। अगर उनकी ओवरऑल एक्सपोर्ट्स कम हो जाती तो फिर चाइना में भी फैक्ट्रियां बंद होती, लोग अनएम्प्लॉयड होते, लेकिन चाइना ने वो नहीं होने दिया। उसके मुकाबले में इंडिया में क्या हुआ, जैसे ही टेक्सटाइल का टैरिफ लगा, वो सॉरी इनकी प्रोडक्ट्स पे टैरिफ लगा 50%, इंडिया में लोग अनएम्प्लॉयड होना शुरू हो गए। मतलब जो चीज़ चाइना ने नहीं होने दी है वो जब इंडिया पे वही लगा तो इंडिया को उसका अच्छा भला नुकसान होना शुरू हो गया। तो लिहाजा जब इन्होंने अब ये फैसला किया है तो एक तरह से इन सारी चीज़ों को देखभाल के किया है कि रशिया से चलो हम तेल मंगवा रहे हैं, किसी और जगह से मंगवा लेते हैं, लेकिन उसकी स्ट्रेटेजिक इम्प्लिकेशंस है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मुख्तार साहब फॉर अ डिटेल एनालिसिस। तो नाज़रीन, हमारी आज की गुफ्तगू का एक मकसद तो यही था कि ये देखना कि क्या आपके जो मुल्की मफादात हैं वो किसी वक्त कंप्रोमाइज़ हो सकते हैं जब आपके डिपेंडेबल रिलेशंस होते हैं। सो बेहतर है कि अगर रीजनल जो लीडरशिप है वो सोचे और मिल बैठ के कोई अपने लिए ऐसा रास्ता इख्तियार करें जहाँ पर साउथ एशियन रीजन के अंदर ट्रेड को ओपन किया जा सके, मार्केट एक दूसरे के लिए ओपन की जा सके। अगर आपकी कोई राय हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।